नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के खोले गए विद्यालय, पहले दिन विद्यालय पहुंचने वाले बच्चों की संख्या रही कम। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किया जा रहा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी रहा जारी। कबीरचौरा अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ने डेंगू से बचने के बताए उपाय। और ऑटो रिक्शा यूनियन ने अवैध वसूली के खिलाफ नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय तो खोले गए, लेकिन पहले दिन विद्यालय पहुंचने वाले बच्चों की संख्या काफी कम रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय को खोलने के लिए अनुमति दी गई है, जिसके मद्देनजर वाराणसी में भी सभी विद्यालय खोले गए, लेकिन अभी भी भय का माहौल होने की वजह से विद्यालयों में बच्चों की संख्या काफी कम देखने को मिली। हालांकि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोविड गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए विद्यालय खोले गए, लेकिन मात्र 20 से 30% ही विद्यार्थी स्कूलों में आए। उचित दूरी, मास्क व अन्य एहतियात के साथ कक्षाएं संचालित हुई। विद्यालय प्रशासन के अनुसार जब तक सहमति पत्र पर अभिभावक की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक विद्यालय बच्चों को प्रवेश नहीं देगा। आज पहला दिन है, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय खोल दिया गया है जी। कैसा लग रहा है और बच्चे कितने आ रहे हैं? सर अच्छा लग रहा है, विद्यालय खुल रहा है बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए, सबके लिए, लेकिन बच्चे अपेक्षा बहुत कम आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति बहुत कम है सर। अभी बच्चे जो है सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन आपके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बताई जाएगी कि डर तो है, लेकिन एक रीजन्स भी है कि विद्यालय नहीं आएंगे तो फिर वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे, वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए आपके माध्यम से बताया जाएगा। ऑनलाइन में काफ़ी दिक्कतें आती थी बच्चों को। बिल्कुल आती थी। सरकार द्वारा खोल दिया गया विद्यालय। हाँ। ऐसे में बच्चों की संख्या की बात की जाए तो कितने बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं? सर हमारे यहाँ अभी तो बिल्कुल 20-30% जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, आ रहे हैं, और 70% स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के सर एडवांटेज तो थे, डिसएडवांटेज भी थे। बच्चे जो है पूरी तरह से उनको कम्युनिकेशंस नहीं मिल पाते थे, आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, सारे मैसेजिंग क्लियर नहीं हो पाते थे, तो ये सब रीज़न थे। वहीं स्कूल खुलने से नगर की सड़कें, गलियां व स्कूल के आसपास का क्षेत्र गुलजार नजर आया। इस बाबत डॉक्टर SK जायसवाल ने बताया कि स्कूल में उपस्थित सभी टीचर सहित बच्चे, कर्मचारी व अन्य लोगों को पहले कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया, उसके बाद ही स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। स्कूल को अच्छी तरह से सैनिटाइज भी किया गया है। सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सर योगी सरकार के निर्देशानुसार आज से छोटे बच्चों के लिए भी स्कूलें खोली जा चुकी हैं, तो कितनी सतर्कताएं बरती जा रही हैं आपके स्कूल में? सर स्कूल खोलने के पहले हमने पूरे पेरेंट्स और बच्चों को ये मैसेज दिया कि 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है। हमारे यहाँ के पेरेंट्स और फिर बच्चे दोनों जने अपनी तैयारियों से आए, और पेरेंट्स को भी मालूम है और बच्चों को भी मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सारी चीज़ों का पूरी तरीके से पालन हमारे स्कूल में शुरू से हो रहा है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किया जा रहा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। आज के सत्याग्रह कार्यक्रम में पुनः प्रबंध निदेशक कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में पूर्वांचल के 1500 जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंताओं ने प्रतिभाग किया और मांगे जल्द पूर्ण किए जाने को कहा। सभा में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सर्वेश शुक्ला, क्षेत्रीय सचिव इंजीनियर रत्नेश सेठ, जनपद वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर गौतम शर्मा सहित प्रोन्नत अभियंता एवं जूनियर इंजीनियर्स उपस्थित रहे। संजय जी, किस तरह का ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है? देखिए, हम आपको बता दें कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन एक रचनात्मक सोच के साथ सदैव
ऊर्जा प्रबंधन शासन और सरकार के साथ मिलकर के बेहतर विद्युत आपूर्ति, बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है और अपने जो सकारात्मक सुझाव है वो प्रबंधन को हमेशा देता रहता है। उसके साथ साथ चूँकि सेवा संगठन है इसलिए अपने सदस्यों के व्यापक हित में भी काम करता है। पिछले महीने हमारे संगठन और प्रबंधन के साथ एक वार्ता हुई थी 7 अगस्त को, जिसमें कुछ सहमतियां बनी थी कि जो हमें कुछ तो व्यवस्था जो दोष है, व्यवस्था दोष के कारण जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, जो डीपी की प्रोसीडिंग शुरू हुई है, उसको समय रहते निस्तारित किया जाए। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक यही अपील थी प्रबंधन से कि डीपी का प्रकरण अगर शुरू हो गया है तो उसे एक टाइम बाउंड करके उसे निस्तारित कर दिया जाए। लेकिन प्रबंधन स्तर से वो लगभग 2.5 से 3 साल तक पुराने केसेस पड़े हुए, जिनके कारण हमारे जो अपने सदस्य हैं उनकी प्रोन्नतियाँ बाधित हो रही हैं और उसको समय से निस्तारित नहीं किया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर के ये हमारा मुख्य मांग है, इसी चीज़ को लेकर के हम सब लोग आंदोलन रहते हैं। अगर मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं हुई इसीलिए आंदोलन का कार्यक्रम हम सब लोगों ने निर्धारित किया था। पिछले 3-4 दिन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये अगले चरण का कार्यक्रम हमारा क्षेत्र स्तर का है जो 4 तारीख को होगा। अगर 4 तारीख तक कोई सार्थक परिणाम मिल जाता है तो हम अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे, अन्यथा हम अगले चरण में हम पूर्वांचल कार्यकारिणी की एक बैठक करके अगले कार्यक्रम को हम निर्धारित करेंगे और अगला कार्यक्रम हम घोषित भी करेंगे। हम ये भी आपको बता दें कि कल हमारा जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैनेजमेंट स्तर से एक अपील आई थी कि आप अपना कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए। तो इस संबंध में मैनेजमेंट के साथ लगभग 2-2.5 घंटे की एक वार्ता चली, हमारी शाम 7 बजे से शुरू हुई, 9 बजे तक चली। तो कुछ कार्रवाई उन्होंने किया है डीपी प्रोसीडिंग पर, लेकिन क्योंकि सहमति नहीं बनी, बहुत जो अपेक्षित परिणाम आने चाहिए तो वो परिणाम नहीं आए, जिस वजह से हमारी वार्ता कल की विफल भी रही है। इसलिए हमारा कार्यक्रम यथावत जारी है। जब तक सार्थक परिणाम और अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल जाता है तब तक हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। नीरज जी, किस तरह का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? ये धरना प्रदर्शन जो है बेसिकली व्यवस्था दोष को लेके है। अब व्यवस्था में चाहते हैं कि व्यवस्थाएं जो है सिस्टमेटिक हो जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इस पूरे पूर्वांचल में आदरणीय योगी जी का है, गोरखपुर है, प्रयागराज है। ये सारी चीज़ों को और इसकी महत्ताओं को देखें और 24 घंटे बिजली देने के लिए जितनी आवश्यकताएं होनी चाहिए हमारे पास वो संसाधन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। सिर्फ जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर से संबंधित जो हमारे प्रोन्नत अभियंता है उनको टारगेट करके अपनी कमी छिपाने के लिए मैनेजमेंट जो है उनको लगातार उत्पीड़ित करते जा रहा है, जिससे कि उसकी जो कमियां हैं, खामियां हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ना आ पावे, मैनेजमेंट के सामने जो है। तो आगे क्या योजना है आप लोग? ये योजना चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है और जो हमारे लोगों पे गलत कार्रवाइयाँ हुई है, उत्पीड़न हुआ है, उससे निवारण कराना है। कबीरचौरा अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ने डेंगू से बचने के उपाय बताए। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कबीरचौरा अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 2 वार्ड बनाए गए हैं। इस समय 9 मरीज यहां एडमिट हैं। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने इससे बचने के उपाय बताए और साथ ही लोगों को जागरूक किया कि इस बीमारी से डरे नहीं। इसका प्रभाव इसी मौसम में होता है जब बाढ़ का पानी घटने लगता है। उन्होंने कहा कि घरों में गंदगी न होने दें, गमलों या कहीं स्थायी पानी पुराना न रखें और मच्छरों से बचाव रखें। सर, डेंगू जिस तरह से फैला हुआ है, क्या इसके लिए व्यवस्था है आपके यहाँ? इस समय हमारे चिकित्सालय में जो मरीज आ रहे हैं इसमें वायरल फीवर के मरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। वायरल फीवर बुखार के हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हैं और अन्य बीमारियों के अलावा। तो ये अभी जो प्रेजेंट में सीज़न है ये वायरल फीवर का सीज़न भी है और इस समय इस तरह के मरीजों की संख्या हमेशा बढ़ जाती है। तो जो मरीज आ रहे हैं इसमें डेंगू के भी मरीज हमारे पास हैं और डेंगू के लिए हम लोगों ने अपने चिकित्सालय में 2 वार्ड बनाए हैं, 2 वार्ड आरक्षित किए हुए हैं 10-10 बेड के। तो अभी जो नीचे वाला वार्ड है वो उसमें 9 पेशेंट हमारे पास इस समय डेंगू को। तो सर, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे बचना चाहिए इससे लोगों को? डेंगू देखिए, डेंगू जो है ये मच्छर के एडीज मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर बहुत ऊंचा नहीं होता तो घुटने के नीचे वाले हिस्से में ही काटता है।
और इसके जो सामान्य वायरल फीवर के लक्षण होते हैं वही लक्षण इसके अंदर भी हैं। ज़्यादा देर के बुखार आता है, बदन पे दाने दाने या चकत्ते जैसा हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी थोड़ा सा सीवियर फॉर्म में अगर आता है तो ब्लड प्रेशर अगर फॉल करता है और कभी कभी ये जान पे खतरा भी बन जा सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये डेंगू जो है पूरी तरह से पेशेंट रिकवर हो जाता है अगर प्रॉपर रेस्ट करता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है तो पूरी तरह से इसकी रिकवरी हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई घबराने जैसी चीज़ या ऐसा कोई पैनिक करने जैसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हर बुखार डेंगू का बुखार नहीं। जैसे अभी बाहर से मरीज आते हैं तो घबराए जाते हैं कि हमें डेंगू होगा, तो ऐसा डेंगू नहीं है। हमारे पास इतने मरीज आ रहे हैं उसमें से मात्र 9 मरीज हमारे पास डेंगू की भर्ती का आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि डेंगू जिस तरह से लोग पैनिक है उस तरह का सिचुएशन नहीं है यहाँ पर कि डेंगू इतने पेशेंट हमारे पास हैं। और दूसरी चीज़ की उसकी जांच होती है, जांच हमारे यहाँ से जांच है, डेंगू की जांच है, डेंगू किट हमारे पास उपलब्ध है। और अगर इसमें काउंट में कभी कभी प्लेटलेट काउंट गिरता है तो हमारे यहाँ ब्लड बैंक भी है जिसमें कि हम लोग लगातार कंपोनेंट को इस समय बना रहे हैं। प्लेटलेट हमारे पास हैं और जिन मरीजों को हमारे यहाँ प्लेटलेट की आवश्यकता होती है उनको हम प्लेटलेट देते हैं। सर, जिस तरह से लगातार सूचनाएं मिल रही कि डेंगू से मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या ये ज़्यादातर अफवाहें रहती है क्या? नहीं, हमारे चिकित्सालय में तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें कि हम लोग हमारे यहाँ जो भी पेशेंट्स आएंगे ठीक हुए हैं वो घर गए हैं। इसलिए ऐसा मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा पैनिक करने या घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है। सामान्य वायरल बुखार है जिसमें कि डेंगू का वायरस है और मरीज अगर प्रॉपर रेस्ट करता है तो और दवाएं लेता है तो ठीक हो सकता है। ऑटो रिक्शा यूनियन ने अवैध वसूली के खिलाफ नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ऑटो रिक्शा यूनियन के सदस्यों ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान न्यू जनता ऑटो रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन वाराणसी मंडल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर फर्जी ढंग से नगर निगम के कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के चलते औने पौने दाम पर ठेका देकर लूट घसोट कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा स्टैंड के नाम से नगर निगम द्वारा 20 रुपए वसूला जाता है, कुछ जगहों पर 25 से 30 रुपए की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि 20 दिनों के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किस तरीके का ज्ञापन आपने आज हम लोगों ने नगर निगम की अवैध वसूली के खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो 20 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं और स्टैंड हमारा पुराना जो स्टैंड था उसको निर्धारित नहीं करते हैं तो हम लोग हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और धरने पे बैठेंगे। और कोर्ट का स्टे का कागज़ मेरे पास है, आज से 1 महीने बाद हम लोग उसको भी नगर आयुक्त साहब को सौंपेंगे और हम लोग धरने पे बैठेंगे। अगर ये प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है कि अवैध वसूली बंद हो, नगर निगम की अवैध वसूली बंद हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। जब तक हमें स्टैंड नहीं दिया जाता, अवैध वसूली दावेदारी ठिका की तरह से किया जाता है जो कि 15-20 रुपए गुंडे के बल पे ये लोग वसूली करते हैं। ये पर्ची हमारी ये है नगर आयुक्त साहब की। ये स्टैंड से ना रख करके आश्वासन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक आज हम लोग से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि आज शाम तक हम ये पूरा काम आप लोग का कर देंगे, आज शाम तक बैरिकेडिंग हो जाएगा। उनका आश्वासन यही था आज के लिए। यदि शाम तक मांग पूरी नहीं हुई तो शाम तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग डीएम से मिलेंगे, आला अधिकारी से मिलेंगे। 20 दिन बाद हम लोग धरने पर बैठेंगे, 20 दिन बाद बैठेंगे धरने पर, क्योंकि और हम लोग संविधान और नियम कानून के खिलाफ कभी बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आप सभी मीडिया भाइयों का सहयोग लेकर के जो भी काम होगा हम करेंगे। वाराणसी में कुल कितने स्टैंड आप लोगों के पास? वाराणसी में इस समय 19 स्टैंड है, पहले 46 स्टैंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट विधानसभा के भगवानपुर क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने नगर निगम की टीम के साथ पहुंचकर स्वयं सफाई का कार्य प्रारंभ कराया। कैंट विधानसभा के भगवानपुर क्षेत्र में डेंगू की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव नगर निगम की पूरी टीम को लेकर क्षेत्र में पहुंचे। इनके साथ नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जलकल के अधिशासी अभियंता व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान कैंट विधायक ने स्वयं फावड़ा उठाकर जलकुंभी की सफाई प्रारंभ कराई। तत्पश्चात एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव शुरू कराया।
पंप लगवाकर जल निकासी प्रारंभ कराई गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता अमित सिंह, संतोष श्रीवास्तव, पवन सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, प्रमोद राजभर, अभय द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने नगर निगम कर्मियों के साथ स्वयं निरंतर श्रमदान किया। ये प्लॉट जिसमें पानी लगा हुआ है तो चालान करवाइए। इसमें से थोड़ा सा जब इसमें से मच्छर पनप के निकलेंगे तो वो वोटर आईडी देखकर नहीं काटेंगे, वो कैंट में भी काटेंगे, रोहनिया में भी काटेंगे। बतौर जनसेवक हमारी जिम्मेदारी ये है कि जहाँ भी समस्या है उसका समाधान कराएं, न कि विधानसभा क्षेत्र की बाउंड्री देखते रहें। भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के विरोध में रौनक एवं जागरूक समाज संस्था द्वारा कैंट सीओ को ज्ञापन सौंपा गया। भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी न किए जाने के संदर्भ में रौनक एवं जागरूक समाज संस्था के बैनर तले अरविंद सिंह चट्टान ने कैंट सीओ रत्नेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अरविंद सिंह चट्टान ने बताया कि भारतीय गौरक्षा प्रचारक मंडल काशी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदत्त लगभग 64 बीघा जमीन पर उप जिलाधिकारी पिंडरा व भूमाफियाओं की मिलीभगत से कब्जा करते हुए निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके विरोध में हमने कैंट सीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यदि आगामी 8 सितंबर तक इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे आमरण अनशन पर बैठने हेतु बाध्य होंगे। आज जो है भूमाफियाओं की गिरफ्तारी के लिए 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था और 2018 में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आज तक जो है शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से और उनके उदासीनता और अपने पद और कर्तव्य से हटकर वो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे थे, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ आके भूमाफियाओं को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ये जो मामला है ये कहीं न कहीं माननीय आदित्यनाथ योगी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उनके अपोजिट यहाँ का जिला प्रशासन काम कर रहा है और ये कहीं न कहीं जिला प्रशासन वाराणसी योगी जी के छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित मामला है। 64 बीघा जमीन है, एयरपोर्ट बाबतपुर रोड पर है, जिसकी कीमत 3000 करोड़ है। 3000 करोड़ का महाघोटाला अधिकारियों द्वारा हो रहा है। यहाँ पे ये किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? ये उप जिलाधिकारी पिंडरा और भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। आज आपने किसको पत्र सौंपा है? आज हमने जो है सीओ कैंट महोदय आए थे, मैंने उनको पत्रक सौंपा हूँ और मुख्यमंत्री जी को पास पहुँचाने के लिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हमारी जो है रणनीति यह है कि हमने उस पत्र में भी किया है और आगे मैं आमरण अनशन करूँगा। आज मैंने उस पत्रक में लिखा है कि यदि 8 सितंबर 2021 तक कार्रवाई नहीं होती है तो 8 सितंबर 2021 को मैं जिला मुख्यालय पे आमरण अनशन पर बैठूंगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। गैस सिलेंडर और हरी सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार तेल, सब्जी, गैस सिलेंडर से लेकर लगभग सभी घरेलू वस्तुओं के दामों में इजाफा हुआ है। वहीं सब्जियों के दाम तो आसमान पर हैं। एक तरफ महीने के पहले दिन गैस के दामों में 25 रुपए का इजाफा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ हरी सब्जियों के दाम भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 50 रुपए किलो से कम हो। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। विपिन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम थाना बड़ागांव पुणे के रहने वाले हैं। अच्छा, सब्जी लेने आए थे आप? हाँ, यहाँ रिलेशन में आए थे तो सब्जी लेने आए हैं, तो देख रहे हैं गांव से भी ज़्यादा शहर में सब्जी की मार है। क्या रेट चल रहा है? अगर बात करें हम जो नीनुआ की बात करें तो क्या रेट है नीनुआ? यहाँ पे सर 40-50 है, गांव में 30 है। कई सब्जियां ऐसी हैं जिनका दाम जो है कि 80 रुपये 60 रुपये किलो तक है। सूरन है 80। तो आपका जो बजट है वो कितना प्रभावित हो गया है? बहुत ज़्यादा सर, पेमेंट तो उतना है नहीं और बजट कर्ज लेने में भी शायद कोई सब्जी ले पाए। आशापुर आरओबी के प्रारंभ होने से लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिली है। आशापुर आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिली है। पहले हर दिन यहाँ जाम लगता था, लेकिन अब लोगों को इससे निजात मिल रही है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले लोग बिना जाम में फंसे आरओबी से आसानी से अब जा रहे हैं, जिससे समय की भी काफी बचत हो रही है।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के खोले गए विद्यालय, पहले दिन विद्यालय पहुंचने वाले बच्चों की संख्या रही कम। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किया जा रहा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी रहा जारी। कबीरचौरा अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ने डेंगू से बचने के बताए उपाय। और ऑटो रिक्शा यूनियन ने अवैध वसूली के खिलाफ नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।